Hello everyone and welcome to Study for Life. We are discussing class 10th NCERT chapter How do organisms reproduce, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल्स में मंथली पीरियड्स क्यों आते हैं, उसके रीजंस क्या हैं और उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक क्विक रिकैप के लिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझने के लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन क्यों हो रहा है। तो आई होप आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि एवरी मंथ जो हमारा ओवरीज हैं वो एक एग प्रोड्यूस करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। जब ओवरी से एग प्रोड्यूस होता है तो उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और जो स्पर्म है मेल के वो फीमेल के वेजाइना में अगर रिलीज हो जाए और फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ से वो स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रोसेस, और स्विम करते करते ये इस फेलोपियन ट्यूब में अल्टीमेटली इस एग तक पहुँच जाते हैं। तो अगर जिस वक्त ओव्यूलेशन हो रहा है उस वक्त स्पर्म वहाँ पर अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और वहां से बेबी का बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये हमेशा होता नहीं है, क्योंकि ये जो एग सेल है इसकी लाइफ बहुत ही छोटी होती है। ये जो एग सेल है ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही यहाँ पर अवेलेबल है। यस, 12 से सिर्फ 24 घंटे तक के लिए ही ये यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद अगर स्पर्म वहाँ पहुँच भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग सेल किसी काम का रहता नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, जबकि ओव्यूलेशन हो रहा है और स्पर्म भी वहां पर अवेलेबल है, मे बी पहले से अवेलेबल हो या फिर ये 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर पहुंच जाए, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पर्म के वहां पहुंचने से भी हमेशा फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स कि स्पर्म हेल्दी है कि नहीं, और वो पेनिट्रेट कर पा रहा है एग को या नहीं, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे। तो अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहां से बेबी की ग्रोथ शुरू हो जाती है, और ये जो सेल और ये जो एग सेल और जो स्पर्म सेल है वो फ्यूज होके बना देते हैं एक सेल जाइगोट, और ये जो जाइगोट है ये फिर डिवाइड होके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, और धीरे धीरे जब इसमें ये डिवीजन हो रहे हैं उसी वक्त ये इस यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स के फॉर्म में ये यहाँ यूट्रस में पहुंचता है और यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है, जहां पर बेबी की ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन क्या होता है जब ये स्पर्म अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्पर्म अवेलेबल नहीं होता है, स्पेशली बिकॉज ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी से, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट होते ही ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में वो हार्मोन्स बनने लगते हैं। लेकिन हर मंथ ये स्पर्म सेल अवेलेबल नहीं होता, एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम स्पर्म सेल इज नॉट अवेलेबल। जब लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं तभी वो स्पर्म वहां पर रिलीज किया जाता है और तभी उसके फर्टिलाइज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ये स्पर्म सेल वहां नहीं है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, तो होते हैं पीरियड्स, या जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि ब्लीडिंग यानी पीरियड्स भी इन्वॉल्व है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये आखिर क्यों होता है और एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। तो ओव्यूलेशन हमें सबको पता चल गया कि ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज होना। तो अगर ओव्यूलेशन हुआ और स्पर्म यहाँ आ गया तो फिर फर्टिलाइजेशन हो गया और वहां से फिर बेबी की ग्रोथ शुरू हो गई। लेकिन अगर स्पर्म वहां नहीं पहुंचा तो ये जो एग है ये यूजलेस हो जाता है, किसी काम का रहता नहीं है। तो इसको अब इसके बॉडी को कोई जरूरत नहीं है और उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि हर महीने ओवरी सिर्फ एग बनाती है और अगर वो फर्टिलाइज हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि बेबी की ग्रोथ के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो यूटरस है ये अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है बेबी की इम्प्लांटेशन के लिए। वो प्रिपरेशंस क्या हैं? वो प्रिपरेशंस हैं इस यूटरस की वॉल का थिक होना, राइट। ये वॉल में ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ जाता है, नए सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें कुछ म्यूकस का अमाउंट भी होता है। ये सब मिलजुल के तैयारी करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया
तो फिर बेबी की ग्रोथ यहाँ पर अच्छे से हो सके। तो ये एक्चुअली बेबी को वेलकम करने के लिए हर मंथ प्रिपरेशन करता है। लेकिन अगर बेबी की ग्रोथ नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो एग है ये डिजनरेट हो जाता है, धीरे धीरे डेड हो जाता है। और अब बॉडी को पता चल जाता है कि अब यहाँ पर बेबी नहीं ग्रो होने वाला, तो हमें इस सब प्रिपरेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो वॉल होती है फीमेल यूट्रस की, वो ब्रेक होके शेड होने लगती है और धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलने लगती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। और ये वेजाइना के थ्रू ही होता है, क्योंकि इसकी ओपनिंग वेजाइना में ही है। तो वेजाइना के थ्रू ये ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है उसी को हम पीरियड्स कहते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व हैं। वो पूरी साइकिल को समझने के लिए हम चलते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। अब देखते हैं पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्चुअली कैसी होती है। अब देखो, सबसे पहली चीज ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल्स में उसके नंबर ऑफ डेज वो अलग अलग होंगे। फीमेल्स में ये 21 डेज से 35 डेज तक की हो सकती है। पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में इतना टाइम लग सकता है। अलग अलग फीमेल्स में इसका नंबर अलग हो सकता है। लेकिन एक आइडियल जो सिचुएशन है, एक एवरेज जो सिचुएशन है, स्पेशली इंडियन फीमेल की अगर बात करें, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 डेज की होती है। मतलब 28 दिन में पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अगेन इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, बट इसको समझने के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज 28 डेज, क्योंकि ये एक मिडिल नंबर है और एक ऑन एन एवरेज एक फीमेल में इतना ही लंबा साइकिल होता है। तो अब हम देखें अगर कि 28 डेज की साइकिल में एक्चुअली क्या क्या होता है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 को, उस दिन से जब पीरियड स्टार्ट होते हैं। जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उसी में ही आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उस दिन को अगर हम डे 1 काउंट करें, तो फिर वहां से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या होता है ये अब हम समझते हैं। तो डे 1 पे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और जनरली जो ब्लीडिंग है वो 5 डेज तक चलती है। अगेन नंबर ऑफ डेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट फीमेल्स। ये जो ब्लीडिंग है ये 5 से 7 डेज तक हो सकती है। कुछ फीमेल्स में 7 डेज तक भी ब्लीडिंग होती है, विच इज अगेन नॉर्मल। ऑलराइट, बट ऑन एन एवरेज किसी में 3 या 4 दिन भी हो सकती है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज हम इसको 5 डेज ले लेते हैं कि 5 दिन तक ब्लीडिंग हुई। अब उसके बाद इसी से हम डे 1 काउंट कर रहे हैं, ब्लीडिंग जहां से स्टार्ट होती है। तो वहां से अराउंड 14th डे पर ओव्यूलेशन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन ये जो डे है ये फिक्स नहीं होता, हमेशा 14th डे पर नहीं होता। ये 9th डे से लेके 16-17 डेज तक भी हो सकता है। अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग इसका टाइम पीरियड हो सकता है। ऑलराइट, विच इज अगेन कंप्लीटली नॉर्मल। ऐसा जरूरी नहीं है कि 14th डे पे नहीं हो रहा है तो कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक आइडियली एक एवरेज जो नंबर है वो 14th डे को माना जाता है कि 14th डे पे जनरली ओव्यूलेशन हो जाना चाहिए। आगे पीछे हो सकता है, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन इस पूरी फेज को हम मान सकते हैं कि ये एक फर्टिलिटी फेज है। पीरियड्स के 9th डे से लेके 16th डे तक हम फर्टिलिटी फेज मान सकते हैं कि यहाँ पर ओव्यूलेशन होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। मतलब ऐसा भी है कि कुछ फीमेल में एक मंथ में 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ तो दूसरे मंथ में 13 या 15th डे पे भी हो सकता है। इसीलिए जो पूरा टाइम पीरियड है 9th डे टू 16th डे, इसको हम बोल सकते हैं फर्टिलिटी फेज, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं ओव्यूलेशन होने के। ओके, अब होता क्या है कि ये जो भी तैयारियां यूट्रस के अंदर हो रही हैं वो इसी वक्त हो रही हैं जब ओव्यूलेशन की तैयारी स्टार्ट होती है, एग बनाने की तैयारी स्टार्ट होती है, और साथ ही साथ जब उसकी प्रिपरेशन चालू होती है उसी वक्त यूट्रस की वॉल की थिकनिंग भी चालू हो जाती है, क्योंकि यूट्रस जो है अपने आप को रेडी कर रहा है बेबी के वेलकम के लिए। क्योंकि बेबी का इम्प्लांटेशन होगा तो उसको वहां से फूड सप्लाई और सारी चीजें चाहिए होंगी, इसलिए वो पहले से ही रेडी रहता है। ये क्यों होता है? ये होता है कुछ हार्मोन्स की वजह से जो हम पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। 2 हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उनकी वजह से ये जो फर्टिलिटी फेज है इसमें ओव्यूलेशन भी होता है और साथ ही साथ जो यूट्रस की वॉल है वो भी थिक हो जाती है। अब ये सब तैयारी हो चुकी। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है तो यहां से ये एग जो है वो वेट करेगा फॉर 24 आवर्स, मैक्सिमम
थोड़ा सा कुछ घंटे किसी फीमेल्स में ज़्यादा हो सकते हैं कि वो एग तब तक अवेलेबल हो, बट जनरली जो है एग की जो लाइफ होती है वो 24 आवर्स की ही होती है, 12 से 24 घंटे। तो उस टाइम पीरियड के बीच में एग अब वेट कर रहा है स्पर्म की, जो कि जनरली वहां पर पहुंचता नहीं है, हर मंथ पहुंचता नहीं है। तो एग उसके बाद क्या हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता और उसको बॉडी अब वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर देती है। तो जब एग को फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो वहां से फिर प्रोसेस चेंज होने लगता है, और जो हार्मोनल लेवल ऊपर चला गया था, जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल ऊपर चला गया था, वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। अब क्योंकि ये पूरा एक हार्मोनल प्रोसेस है, इसलिए हर एक चीज में थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएटली चीजें नहीं हो रही है। तो अब यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बॉडी को सिग्नल मिल गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बेबी नहीं आने वाला है, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो अब ये जो तैयारी है ये वेस्ट हो गई है। अब हमें सफाई करने की जरूरत है, अब दोबारा से हमें यूट्रस को क्लीन करना है। तो ये धीरे धीरे करके हार्मोनल लेवल डाउन होगा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द लेवल ड्रॉप्स डाउन। और उसकी वजह से जब इनका लेवल काफी नीचे हो जाता है, दोनों हार्मोन का लेवल, तो क्योंकि उन हार्मोन की वजह से ये वॉल डेवलप हुआ था, जब उनका लेवल डाउन हो जाता है तो धीरे धीरे ये वॉल ब्रेक होने लगेगी, और धीरे धीरे करके यहाँ से ब्लीडिंग के फॉर्म में ये सारी तैयारी जो थी वो बाहर आने लगती है। अब इसमें सिर्फ ब्लड नहीं है, हमें ब्लड दिखता है, लेकिन इसमें ब्लड होता है, म्यूकस होता है, सेल्स या टिश्यूज होते हैं जो वॉल बनाने के लिए यूज किए गए थे, और धीरे धीरे इन सबको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर वापस से अगेन ब्लीडिंग शुरू हो गई, जो कि 5 से 7 दिन ले सकती है। और उसके बाद अगर ब्लीडिंग जैसे ही खत्म होती है, दोबारा से ओव्यूलेशन की प्रोसेस चालू होती है, और दोबारा से यूट्रस अपने आप को थिक करना शुरू कर देगा, तैयारी शुरू कर देगा, क्योंकि ओव्यूलेशन होने वाला है। और फिर उसके बाद अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो वापस से सेम प्रोसेस होती रहती है। अब किसी किसी में ये जो साइकिल है वो 21 डेज में भी कंप्लीट हो सकती है, और किसी में मैक्सिमम 35 डेज में भी कंप्लीट हो सकती है। ऐसे ही ओव्यूलेशन का जो डे है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फीमेल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि कौन सी साइकिल है जिसको हमें अबनॉर्मल कंसिडर करना चाहिए, या फिर हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि कब हमें अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वैसे तो नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट की विजिट्स फीमेल्स को करते रहना चाहिए, स्पेशली जब आप चेंजेस के थ्रू निकल रहे हो तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते रहना चाहिए, ताकि आप अपनी बॉडी को बेटर समझ पाओ। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको गाइड करने के लिए लोग हैं, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो अबनॉर्मल है या थोड़ा उसमें प्रॉब्लम्स है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वो सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मली जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके थोड़ा पहले से ही कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कुछ सिक्रीशंस का होना, वेजाइना से कुछ डिस्चार्जेस होने लगते हैं, वाइट डिस्चार्जेस को हम कहते हैं, वो हो सकता है। उसके अलावा पिंपल्स आना फेस पे, स्किन ऑयली हो जाती है थोड़ा, क्योंकि हार्मोनल लेवल जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और ड्यूरिंग द पीरियड यू कैन हैव अ लिटिल बिट क्रैम्प्स एंड बैक एक। नॉर्मली ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि वॉल ब्रेक हो रही है तो उसकी वजह से थोड़े क्रैम्प्स आ सकते हैं। लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर आपको अवेयर रहने की जरूरत है, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल साइकिल है वो 21 डेज से 35 डेज के बीच में होती है। लेकिन अगर आपकी साइकिल 21 डेज से कम है, मतलब 21 डेज से जल्दी ही बिफोर 21 डे अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक अच्छी साइन नहीं है, ये थोड़ा जल्दी हो रहा है। और सेम अगर आपको 35 डेज से ज़्यादा लग जाते हैं दोबारा से ब्लीडिंग वाला फेज आने के लिए, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो। उसके अलावा अगर आपके कुछ पीरियड्स एक साथ मिस हो जाए, अगर आप एक पीरियड या 2 पीरियड मिस कर देती हैं, 2 मंथ तक मिस कर देती हैं, इट इज़ फाइन, इट कैन बी नॉर्मल। बट अगर आपने उससे भी ज़्यादा 3 से 4 पीरियड्स आपके लगातार मिस हो गए हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। उसी के अलावा जब मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा हो, अगर ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत अनकंफर्टेबल है, और या फिर बहुत ही कम भी हो रही है, दोनों ही सिचुएशन सही नहीं है।
उस सिचुएशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पीरियड्स का जो टाइम पीरियड है वो 7 डेज से ज़्यादा है, मतलब जो ब्लीडिंग की फेज़ है वो 7 डेज से भी ज़्यादा चलती ही जा रही है, तो ये भी साइन है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके अलावा अगर पीरियड्स में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और साथ साथ में नॉजिया और वॉमिटिंग जैसी भी फीलिंग्स आती हैं, तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर आपके साथ ये बहुत ज़्यादा होने लगे तो फिर इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो। इसका मतलब बॉडी सफ़र कर रही है कुछ चीज़ों से, आपको उसका ट्रीटमेंट कराने की या उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ जब ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जो कि बिटवीन द पीरियड्स के फेज, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फेज है, वो जो 5 से 7 डेज का साइकिल है, उसके अलावा अगर बीच में, जिसको हम कह रहे हैं ओव्यूलेशन फेज, फर्टिलिटी फेज या उसके बाद वाला जो पीरियड है, उसके बीच में भी अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो भी ये ठीक नहीं है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर मीनोपॉज के बाद, मीनोपॉज वो फेज होता है जहाँ पर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाती है। फीमेल्स में प्यूबर्टी जो है 9 ईयर्स से स्टार्ट हो सकती है और ये जा सकती है 45 टू 50 ईयर्स तक, और उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो जाती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते फीमेल्स में। अब एक बार अगर आपका मीनोपॉज आ गया, ये साइकिल खत्म हो गई, उसके बाद भी अगर आपको कभी ब्लीडिंग होती है तो भी आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। मे बी ये नॉर्मल हो, लेकिन कई बार कैंसर की वजह से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। तो ये था आज का टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपने कोई सजेशंस हैं तो उनको भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू।